हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सीटेट दिसंबर 2019 में जो मैथ में प्रश्न पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ होते हैं उस सारे के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालते हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 2 आपका सोशल साइंस हो या साइंस हो, मैथ एंड साइंस, सभी के लिंक डाले जाते हैं। उतना देख लीजिएगा, निश्चित ही आपका सीटेट क्रैक हो जाएगा। इसके साथ ही हम बता दें कि ऐप का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। वहाँ पे जैसे ही इंस्टॉल कीजिएगा साइन अप करना पड़ता है, पहली बार यूज कर रहे हैं तो उसके बाद लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के PDF के लिंक नीचे में जैसे ही स्क्रॉल करके ऊपर कीजिएगा नीचे में आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मतलब 18 के और 19 के आंसर के साथ है। रेस्ट ऑल आपके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर वहाँ पे अवेलेबल है, आराम से आप मतलब देख सकते हैं। डाउनलोड करना चाहें तो m.hindiclub.in/seated से डाउनलोड कर सकते हैं लॉगिन करके। तो चलिए आगे। यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है। 1/4 है ये किससे छोटा है? 1/3 से छोटा है। निम्नलिखित में कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? इसमें कौन सी योजना है जो सबसे अधिक उपयुक्त है? इस पे अच्छा खासा डिस्कस करेंगे। बहुत सारे प्यारे से शब्दों का उपयोग हुआ है। डायनिस ब्लॉक्स का उपयोग हुआ है, संख्या चार्ट का उपयोग हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक का उपयोग हुआ है, विधि क्या है, सारे पे चर्चा करेंगे आज। हमने बताया कि एकदम क्लियर कर देंगे तो कर देंगे इस बार। चलिए सबसे पहले हम आंसर पे चले जाते हैं। आंसर इसका होगा कागज की पट्टियों का प्रयोग। अगर आपको देखना है तो ये मिलेगा कहां? तो अगर आपके पास NCERT बुक है तो मैथ का बुक उसका उठाइए, कक्षा 4 का पाठ 14 स्मार्ट चार्ट, उसमें पेज नंबर 167 पे चल जाइए। वहां पे इसका प्रयोग दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? तो कागज की पट्टियों का प्रयोग दिखाया गया है कि 3-4 बालक है, उसके सर पे कागज रख के उसका पट्टी बनाया जाता है, काट काट के फिर नापा जाता है कि कौन किसका बड़ा है, कितना बड़ा है। ये सारी चीज वहां से स्टार्टिंग में क्लास 4 में बताया जाता है। वही प्रयोग यहाँ पे भी है। कुछ करना ही नहीं। अगर वहां पढ़ा होता आपने, ये चीज पता हो गया होता। वहां 1/4 1/3 नहीं है, वहां 1/2 है और मे भी 1/4 है। ऐसे ही करके वहां पे है। वहां छोटा बड़ा करके बताया गया कौन बड़ा है कौन छोटा है। स्टार्टिंग है, ये बच्चों के लिए ये सब गेम है, लेकिन यहां से भी सीटेट प्रश्न उठाता है। इसका मतलब आपको जो NCERT बुक पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। चलिए तो ये कागज की पट्टियों का प्रयोग जान गए। इसको समझने के लिए 1/4 1/3 से छोटा है, इसके लिए हम कागज की पट्टियों का प्रयोग कर सकते हैं। तथा कक्षा 4 के पाठ 14 स्मार्ट चार्ट पेज नंबर 167 में इसका प्रयोग आपका दिया गया है। अब यहां पे एक शब्द आया है आपका लघुत्तम समापवर्तक विधि, मतलब इसका करेक्ट आंसर 2 हो गया। अब इसमें यह भी देख लेते हैं लघुत्तम समापवर्तक विधि क्या होता है। तो इस विधि का प्रयोग 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात करने के लिए, सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? लघुत्तम समापवर्तक विधि का। तो ये चीज हमको दिखाना नहीं है, दोनों में हमको देखना था कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसके लिए तो अलग हम प्रयोग करेंगे, कागज की पट्टियों का प्रयोग कर सकते हैं। अलग अलग पट्टी काट के रखेंगे, फिर बताएंगे कि इसका ये होता है कि 1/4 क्या होता है। मतलब 1/4 हो गया आपका, किसी पट्टी का 4 टुकड़ा करेंगे उसमें से 1 टुकड़ा। 1/3 का मतलब क्या हो गया? उसी पट्टी को हम 3 टुकड़ों में बांटेंगे, उसमें से 1 हिस्सा। यही तो बताना है। तो कागज की पट्टियों का उपयोग करके कर सकते हैं। लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके साथ एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। सीटेट 2020 का अगर एग्जाम दे रहे हैं अभी करंट में, तो आपको एक क्वेश्चन गुणज और गुणनखंड से जरूर रहेगा। इस बार नहीं पूछा है, मतलब जो दिसंबर था 2019 का उसमें नहीं पूछा है, लेकिन इस बार एक क्वेश्चन यहां से जरूर रहेगा। तो आप देखना चाहें तो हिंदी क्लब के वीडियोस देख सकते हैं, नहीं तो कहीं से देख लीजिएगा। उसमें एक क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा गुणज तथा गुणनखंड से। उसमें सार्वगुणज पूछ सकता है, सार्वगुणनखंड पूछ सकता है। तो दोनों क्या होता है सर्च कर लीजिए, लिखिए सार्वगुणनखंड हिंदी क्लब, सार्वगुणज हिंदी क्लब। एक ही वीडियो में हमने डिस्कस करके अच्छे से बताया है।
दोनों का मतलब अगर सार्व गुणनखंड हो, सार्व गुणज हो, एक लघुत्तम होता है, एक महत्तम होता है, दोनों यही सब है। बस केवल आपको देख लेना है और नई कंसेप्ट क्लियर होगा तो कमेंट कीजिए, निश्चित हम क्लियर करेंगे। फिलहाल हमारा ये चल रहा क्वेश्चन तो लघुत्तम समापवर्तक विधि क्लियर हो गया, कागज की पट्टी क्लियर हो गया। अब चलते हैं ये डायनिस ब्लॉक्स क्या होता है। देखिए इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, डायनिस ब्लॉक्स जो है इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे इसे बेस 10 ब्लॉक्स कहते हैं, बेस 10 ब्लॉक्स, या एमएबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एमएबी, मल्टी बेस अर्थमेटिक ब्लॉक्स, मल्टी बेस अर्थमेटिक ब्लॉक्स कहते हैं। और अंग्रेजी में भी इसका वही नाम है जो हिंदी में है, ये 3, देखिए दोनों में यही दे दिया अंग्रेजी हिंदी में। तो ये है डायनिस ब्लॉक्स। तो इसका 2-3 नाम है, याद कर लीजिए, बेस 10 ब्लॉक्स, एमएबी मल्टी बेस अर्थमेटिक ब्लॉक्स। तो ये अगर खरीदना चाहते हैं तो ये मिल भी जाता है, अभी तो लाइव हम आपको दिखा नहीं रहे, फिर कभी इस पे चर्चा कर देंगे। ये मिल भी जाता है, अमेजन पे जाके सर्च कर लीजिएगा बेस 10 ब्लॉक्स। तो मे भी अगर सेल कर रहे होंगे, अभी तो क्लोज है, लेकिन सेल कर रहे होंगे तो शायद आपको मिल जाए। ये विशेष रूप से प्लेस वैल्यू के लिए होता है, इसका प्रयोग विशेष रूप से प्लेस वैल्यू जानने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, नंबर सेंस, प्लेस वैल्यू एंड काउंटिंग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, नंबर सेंस, प्लेस वैल्यू एंड काउंटिंग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से ये होता है प्लेस वैल्यू के लिए। और क्या क्या प्रयोग है वो कभी अब और डिस्कस करेंगे। अब आते हैं, एक और शब्द आया है संख्या चार्ट। संख्या चार्ट क्या होता है? संख्या और चार्ट 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये डायनिस ब्लॉक भी और समझा सकते थे, लेकिन छोड़िए, ब्लॉक्स मींस ब्लॉक एक छोटा छोटा बक्से जैसा बना होता है, छोड़िए हम संख्या चार्ट को बता देते। संख्या चार्ट भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है संख्या, दूसरा है चार्ट, यानी संख्याओं का चार्ट, जिसमें संख्या लिखी हो वैसा कोई चार्ट चाहिए हमको। वैसा क्या चाहिए हमको? चार्ट चाहिए, यानी एक ऐसा चार्ट होगा, इस तरह का चार्ट, इसको बांटा गया होगा, सब बराबर बराबर बांटा हो जाएगा खंदा, और इसमें 99 0 से लेकर 99 तक लिखा गया होगा। क्या किया गया होगा? 0 से लेकर इसमें 99 तक लिखा गया होगा, जिसके बारे में बताया जाएगा हमें, यानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमको बताया जाएगा संख्या चार्ट में। तो संख्या चार्ट यही है, इसी के बारे में प्रयोग है। अब संख्या चार्ट का प्रयोग कहां कहां करते हैं? तो संख्याओं के क्रम की कल्पना करने में मदद करने के लिए मोतियों की माला का प्रयोग करते हैं, संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं, 10 फ्रेम का प्रयोग करते हैं, इस सब का प्रयोग करते हैं संख्याओं के क्रम की कल्पना करने में मदद करने में। सीधी या उल्टी सीखने के लिए संख्या चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। सीधी या उल्टी गिनती सीखने के, सीधी गिनती सीखना है, उल्टी गिनती सीखना है, बच्चे से पूछते हैं कि कौन संख्या कहां पे है, कि ये चारे सीखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? संख्या चार्ट का प्रयोग करते हैं। तथा सीधी एवं उल्टी गिनती का अभ्यास करने के लिए हम मोतियों का माला तथा संख्या रेखा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, संख्या चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें होता क्या है ना, ये सारी संख्याएं भरी हुई है, सारे संख्या, अब इसी में आपका उल्टी सीखना है, सीधी सीखना है, बताना है, सारा चीज संख्या चार्ट से, यानी एक तरह से संख्याओं के बेस पे है, संख्या के बारे में समझना है तो हम संख्या चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शब्द को तोड़िएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये सारे क्लियर, आंसर हो गया आपका। तो इससे लगता है 1/4 1/3 के बारे में है, अरे ये तो संख्या बच्चों के लिए, ये 99 100 तक की गिनती, उससे कम तक की गिनती, 2 अंकों तक की गिनती सिखाने के लिए संख्या चार्ट होता है, जिसको देख के वो पहचान सके। अब 1000 तक संख्या लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ बटा का कहाँ कोई मतलब है बट्टे का? डायनिस ब्लॉक्स में स्थानीय मान के लिए होता है, ब्लॉक्स होता है जिसमें कहीं कहीं सारा चीज बताया जाता है, प्लेस वैल्यू बताया जाता है। क्या उसमें लगता है 1/4 1/3 का हो सकता है? कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। अब बता लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक आपका गुणज वगैरह से संबंधित होता है, क्या उसमें हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो बच गया उसको ठोको, आगे बढ़ो। एक एक शब्द का क्लियर कर रहे हैं, एक एक शब्द, थोड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो इसके लिए आपको क्या करना है, लाइक बटन दबाना है और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना है। चिंता मत कीजिए, इस बार सीटेट अच्छे तरीके से पास होइएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, हाँ हो सकता है कि सीटेट में कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी लगा दे तो अलग बात है, लेकिन प्रीवियस ईयर सारा करेंगे, उसमें कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? अब पाठ्य योजना जरूर समझ लीजिएगा, पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना वो चीज होता है ना, जैसे अभी टीचर होंगे ना, तो उन लोगों को देखिए बीएड वगैरह में क्या होगा, माइक्रो टीचिंग वगैरह सारा चीज बताया आपको, पाठ्य योजना तो पता ही होगा। पहले से आप बना के जाते हैं, पाठ
कैसे पढ़ाना है, क्या उद्देश्य है, सारा चीज पहले से आप बना लेते हैं, वही जाके पढ़ाते हैं। यानी एक तरह से प्री प्लानिंग कि इस पाठ को हमको पढ़ाना है, उसका योजना, पाठ का योजना तैयार कर लेना, इस तरीके से पढ़ाना है, ये चीज है, ये उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। वो तो हम करते नहीं है क्योंकि हम टीचर हैं, गवर्नमेंट के, बस खाएंगे, बस जाके पढ़ा देंगे ऐसा नहीं है। तो होता क्या है, पाठ योजना वो चीज होता है जो हमें प्री प्लान करके हम एकदम जाएंगे कि हाँ इस पाठ का योजना हमने तैयार कर लिया कि ऐसे हमको पढ़ाना है, ये उद्देश्य प्राप्त होंगे जो भी है। तो उसका निम्नलिखित में से अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना, अब इसमें कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 47 है। इसमें देखा जाए तो पहला है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। क्या बात है, इन्होंने बोला है पाठ्य पुस्तक का जो अनुक्रम है उसी का अनुसरण करने के लिए हम पाठ्य योजना बनाते हैं। करना क्या है, पाठ्य योजना बनाने की जरूरत क्या है? पहले से योजना बना के क्यों तैयार करें? आपने किताब दिया है ना, ले जाके पढ़ाना वही है, उसका अनुक्रम तो पहले ही से हम समझ के रखे हैं। जब वही पढ़ाना है तो बुक लेके नहीं पढ़ाएंगे, एक एक लाइन तो वही पढ़ाना है हमें। तो पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना यानी उसी का सीक्वेंस का फॉलो करना। देखिए अंग्रेजी नहीं समझ में आता है कि सीक्वेंस देख लीजिए, अनुक्रम नहीं समझ में आया सीक्वेंस देख लीजिए। जब उसी सीक्वेंस को अगर हमको फॉलो करना होगा तो हम क्यों एक माथापच्ची करने जाएंगे, पाठ्य योजना पूरा लिख पढ़ के जाएंगे। पाठ्य योजना बनाए भी होंगे, पूरा लिखवाया जाता था, जाके पढ़ाना होता था अगले दिन, पूरा 10 पन्ना जो भी 2-3 पेज लिखना है वो क्यों लिखेंगे हम, क्यों बनाएंगे उतना सारा मेहनत करके? जब उसी अनुक्रम का उपयोग करना है तो काट दूं मैं, इसके लिए नहीं होता। अनुक्रम फायदा क्या होगा? अनुक्रम को फॉलो करेंगे, सिक्वेंस को फॉलो करेंगे तो बच्चे को क्या फायदा होगा? नहीं फायदा तो नहीं काम करूंगा मैं। इसके बाद अगला है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। कुछ हद तक ठीक है, ऑप्शन 2 और 3 छोड़ देता हूं, दोनों पे हम डिफरेंस करेंगे फिर टिक करेंगे। ऑप्शन 4 पे चलते हैं, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण पहलू क्या ये हो सकता है कि क्रियाकलाप को लिखना है? क्या किताब में क्रियाकलाप नहीं है? क्रियाकलाप जब साइंस देखिएगा उसमें क्रियाकलाप लिख रहा होता है, क्रियाकलाप इतना, उसी को लिखने के लिए कह रहा है, इस संदर्भ में प्रश्न देना और कुछ प्रश्न जोड़ने के लिए कह रहा है। ये थोड़ा सा हो सकता है कि प्रश्न हमें पाठ्य योजना में शामिल करना पड़ता है, लेकिन वो प्रश्न देना अगर लिखना है तो ये उतना, लेकिन इफेक्टिव क्या है, क्या अति महत्वपूर्ण इसमें मिल जा रहा है, कौन सा उद्देश्य हमें प्राप्त हो जा रहा है अगर हम उसमें कुछ प्रश्न लिख दे रहे हैं तो क्रियाकलाप लिख के, यानी सारी चीज छोड़ दें, केवल क्रियाकलाप उसमें लिख दें और कुछ प्रश्न दे दें, हो जाएगा पाठ्य योजना तैयार? नहीं होगा ना, इसको भी हटा दो। बचे 2, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। एक शब्द इस्तेमाल किया बहुत ही अच्छा, संरचनात्मक, यानी एक तरह से रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना है। जो भी गणितीय संकल्पना है उसको संरचनात्मक ढंग से उस बच्चों के सामने प्रस्तुत करना, एक है। दूसरा है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वो संकल्पनाओं की संरचना करें। ये तो आप ही को देखना है कौन सा ऑप्शन डायरेक्ट करेक्ट होगा, किसमें बच्चे का ज्यादा फायदा होगा। दोनों ऑप्शन आसपास हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है। एक तो कह रखा है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, यानी उसका रचना वगैरह जो भी करना है ना वो सारा चीज हम करके एकदम अच्छे से प्रस्तुत कर दें, क्योंकि हम टीचर है ना, तो सारा चीज प्रस्तुत कर दें। दूसरे में कह रहा है विद्यार्थियों को अवसर दें, यानी विद्यार्थियों को चांस दे कि वो अपनी संकल्पनाओं की रचना कर सके, यानी जो भी है कि वे अपनी जो भी उसका संकल्पना है उसकी रचना वो कौन कर सके? छात्र कर सके, विद्यार्थी कर सके, यानी उसे अवसर देने की बात कही गई। अगर पॉजिटिव सेंस में देखेंगे तो एक देखा आपने अवसर टिक किया, सही हो जाएगा, निश्चित ही सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि बच्चे को आप मौका दे रहे हैं, करके सीखने पे यहाँ पे बल दिया जा रहा है। और करके सीखना इस समय क्या चल रहा है, एनसीएफ के अनुसार चल रहा है ना, बच्चे को अन्वेषण के द्वारा सिखाइए या करके सीखने पे बल दीजिए। तो ये क्या हो गया, 47 को कुछ करना ही नहीं, केवल देखना और टिक करना है। ये कटा, ये कटा, ये कटा, तीनों कट गया ना। तो विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, यानी उसे अवसर देंगे कि जो भी संकल्पना है उसकी संरचना करें। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता? इन्होंने पूछा है नहीं, किसे नहीं माना जा सकता, यानी इन्होंने अंडरलाइन भी किया है कि नहीं को किसे नहीं माना जा सकता है। अंग्रेजी में भी देखेंगे तो कैपिटल लेटर में नॉट लिखा है, जिससे आप पहचान पाए इसमें से कौन नहीं हो सकता है।
यहाँ एक शब्द बार बार इस्तेमाल होता है, संरचनात्मक या रचनावादी। ये होता क्या है रचनात्मक, रचनावादी, संरचनात्मक? चलिए इसे समझते हैं पहले। शिक्षण में रचनात्मकता पिछले कुछ वर्षों से देखा जाए तो अत्यधिक चलन में आया है। रचनात्मकता का तात्पर्य कुछ हद तक विद्यार्थियों को शिक्षण में आनंद देने, यानी जो भी विद्यार्थी है उसको शिक्षण में आनंद देने। ये आपका एनसीएफ का भी लाइन है, याद रखिएगा, उन्हें आनंद देने की बात को। बहुत सारे ऑप्शन इससे पहले सीटेट में आया था आनंद देने वाला, जिसे आप लोगों ने टिक भी किया होगा। तो विद्यार्थियों को शिक्षण में आनंद देने और उन्हें स्वयं सोचने देने से संबंधित है, यानी उन्हें स्वयं सोचने देने, यानी टीचर नहीं, ये अवसर दिया जा रहा है किसको? स्टूडेंट को, कि वो सोचे तब उत्तर दे। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे दिए उसको टिक कर दो ABCD, हाँ यही तो होगा, नहीं यही होगा, बस अगला क्वेश्चन है ये होगा, इसका ये होगा। को वहां अवसर क्या मिल रहा है? याद करके आया था, मार दिया टिक। उसको दीजिए, समय दीजिए उसे कि वो अपना वक्तव्य रखे, उसे अवसर दीजिए। अवसर दीजिएगा, सारे बातें सामने रखेगा, अपनी सोच बताएगा, बहुत सारी चीजें उसे क्लियर हो जाएगा, डाउट भी क्लियर हो जाएगा, उसका भी आपका भी तेज है कि नहीं है। वही है आपका संरचनावादी या रचनावादी। चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा इसमें नहीं हो सकता है। गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, यानी गणित के अधिगम में सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। ये तो ठीक है, भाषा और संवाद जो भी आप बातचीत करते हैं, जो भी संवाद है उस पे, लैंग्वेज और डायलॉग पे, उस पे उचित ध्यान दिया जाता है। थोड़ा सा स्टार मार के रखते हैं, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि घुमाने के लिए ये KVS वगैरह में होता है ऐसा। अभी तो सीटेट है, कोई इतना अंदर तक इसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन KVS वगैरह में जाइएगा तो इस तरह का मिल जाएगा। चलिए हमने रखा कि भाषा और संवाद की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। चलिए जो भी हो, अगर नहीं मिलेगा तो इसे टिक करके हम आगे बढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझते हैं। ठीक है, ये भी सही है, यानी अध्यापक स्वीकार करता है कि जो भी विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझते हैं, इसलिए हम रचनात्मकता को लेके आते हैं। इस सेंस में ये ऑप्शन है। देखिएगा थोड़ा सा घुमाया ना, इस सेंस में ऐसे समझिएगा कि ये क्या है, रचनात्मकता से संबंधित है, उस सेंस में नहीं है। अध्यापक क्या सोचते हैं इसके बारे में, इसीलिए वो रचनात्मकता को लाते हैं। तो अच्छी बात है, अलग अलग है ताकि उन्हें अवसर मिले। इसके बाद अगला है प्राथमिक स्तर पे आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का प्रयोग। एक तो परीक्षा वाले से तो बहुत दिक्कत होता है, मैं जब भी देखता हूं ऑप्शन टिक कर देता हूं, यही होगा, परीक्षा क्यों बार बार लेते हो यार? ऐसा कुछ करो ना जिससे बच्चे का विकास हो। हमेशा तुम टाइम पे खाली परीक्षा, सप्ताह में 2 बार परीक्षा लो, जो भी परीक्षा वाले ऑप्शन होते हैं ना पहले ही काट देना। अब यहाँ पे एक शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, विषय परक प्रकार, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा विषय परक क्या है। चलिए अंग्रेजी में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ये तो पहले ही बिना कुछ किए हुए यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल गया, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। हमने क्या कहा था, उन्हें रचना देना चाहिए, ऐसा नहीं देना चाहिए कि क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन दे दिया, उसे टिक करते बड़े। इसमें रचना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं करना है, इसको देखना है और आंसर टिक करना है। यानी देख 48 का क्या होगा? 3 नंबर होगा। बच्चे को अगर समय मिलता है कि कोई भी काम करने के लिए, अगर बच्चे को समय मिलता है यानी अवसर मिलता है रचना करने के लिए, तो वो ऑप्शन क्या होता है आपका? हमेशा सही होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में कभी भी बच्चे को अवसर नहीं मिलेगा, उसके सामने क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर होता है जो करेक्ट, वही आंसर सही होता है जिसे आपको टिक करना होता है। तो इसमें वो अपना वक्तव्य रख नहीं पाएगा, सारी बातें कह नहीं पाएगा, उसको अवसर मिल नहीं पाएगा। इसके कारण इस तरह के ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। रचनात्मक क्या होगा? यानी एक तरह से निर्माण करना, जिसमें स्वयं सोचने देने से संबंधित, यानी स्वयं सोच के वो करे। ये बात समझ में? कुछ निर्माण करने की चर्चा होती तो यहाँ पे हो जाता। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या निर्माण करेगा? अरे क्वेश्चन है, आंसर टिक के आगे बढ़ा। चलिए ये समझ में आ गया होगा, तो निश्चित ही कभी भी क्वेश्चन आएगा रचनावादी से कभी गलती नहीं करेंगे। आगे एक और रचनावादी दृष्टिकोण, ये छोड़ेगा नहीं, आज लगता है यही सारे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? किससे की जा सकती है? गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होनी चाहिए। ये सच्चाई का आविष्कार क्या होता है जी? ये तो मैं पहले ही हटा देता हूं कि रचना, ये निगेटिव नहीं ना पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है, तो ये तो हटे कहीं। ये कौन सी रचना की बात हो रही है? ये गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता।
गणित पूर्णतया विषय परक है, गणित पूर्णतया विषय परक है, ये भी हटा दीजिए। गणित तथ्यों के सीखने के बारे में है। मानदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, मानदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। मानदर्शन, मानदर्शन है आपका, अंग्रेजी में देख लेते हैं मानदर्शन क्या होता है। अच्छा, विजुअलाइजेशन, अच्छा इन्होंने ये सेंस लगाया है आपका वेनिले थ्योरी, जिसमें उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया विजुअलाइजेशन। चलिए विजुअलाइजेशन के बारे में भी आपको बता देते हैं, एक काम करते हैं, शायद पीडीएफ में उन्होंने डाला भी होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन की सहमति गणित संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? तो इसमें कौन सा हो सकता है? तो आपका मानदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, यानी जो विजुअलाइजेशन है वो इसका गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए क्योंकि विजुअल करके यानी देख के व्यक्ति बहुत सारी चीजें सीखता है, तो ये क्या होता है, रचनावादी दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए तो 49 का आपका 4 नंबर होगा। चलिए यहां पे एक सेंस आता है वेनिले थ्योरी का भी, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, वेनिले थ्योरी क्या होता है। इस पे हमारा वीडियोस भी बना है, लेकिन समझ लीजिए इसे हमेशा एक या दो प्रश्न निश्चित रहते हैं, कभी कभी एक साल में गैप कर देता है। पहले तो हमेशा एक क्वेश्चन रहता था एक या दो, कभी कभी दो क्वेश्चन थे, लेकिन एक साल से नहीं पूछा जा रहा है, तो हो सकता है इस बार पूछा जाए। तो समझ लीजिए पूरा चर्चा कर देते हैं, वैसे वीडियोस भी है लेकिन इस बार समझ लीजिए पूरा याद करवा देते हैं। देखिए वेन हीले थ्योरी आया क्यों, ये थोड़ा थ्योरी वगैरह शब्द यहाँ पे गलत लिखा है, गणित गलत लिखा है इन्होंने, तो ये सारे शब्दों पे नहीं जाएंगे, लेकिन आया क्यों वो समझ लेते हैं। देखिए ये ज्यामिति विचार के लिए इसे स्टार्ट किया गया, किससे? तो ज्यामिति जो भी विचार है उसके कारण इसे स्टार्टिंग किया गया, ज्यामिति विचार से। अब ये आया तो क्यों आया और कैसे इसे इतने भागों में बांट दिया गया? देखिए कोई बच्चा को उन्होंने पकड़ा नहीं, मतलब उन्होंने प्रयोग वगैरह बहुत सारे बच्चों पे किया था, लेकिन मेरे नजर से सुनिए, थोड़ा डिफरेंस सुनाऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। समझिए कि एक बच्चे को मैंने पकड़ने के बाद देखा कि वो सीखते कैसे हैं, यानी ज्यामिति विचार वो कैसे सीखते हैं, कैसे उन्हें पता चलता है कि ये वृत्त है, कैसे पता चलता है कि ये समकोण त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये सम चतुर्भुज है और ये वर्ग है, दोनों में डिफरेंस है। कैसे सिद्ध करते हैं सम चतुर्भुज का, यही फॉर्मूला होता है। कैसे अमूर्त रीत से उसे विचार करने लगते हैं, कैसे ये सारी चीज कैसे होता है। तो इसके लिए उन्होंने बच्चे को पकड़ा और एक एक स्टेप सीखा कि क्या होता है। उसी को उन्होंने कितने भागों में बांट दिया, कोई इसे 5 स्तरों में बांटा। कितने स्तरों में बांटा है? 5 स्तरों में बांटा है। याद रखिएगा कितने स्तरों में बांटा है? 5 स्तरों में। पांचों स्तर का एक एक नाम दे दिया है। लेबल याद रखिएगा, लेबल इन्होंने 0 से स्टार्ट किया। स्तर 1 होगा, यहां डिफरेंस याद रखिएगा, स्तर 1 होगा लेबल 0, स्तर 2 होगा लेबल 1, स्तर 3 होगा लेबल 2, स्तर 4 होगा लेबल 3, स्तर 5 होगा, लेकिन लेबल क्या होगा? 4 लेबल है और स्तर कितना है आपका? 5। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, याद रहेगा ये। अब हम बात कर लेते हैं पहले में इन्होंने क्या यहां दिखाया है। तो पहला है आपका विजुअलाइजेशन, हिंदी में पढ़ लीजिए, ये नाम है इसका। को ये विजुअलाइजेशन होता क्या है, अंग्रेजी में याद रखिएगा ठीक रहेगा। को विजुअलाइजेशन होता क्या है, को देखिए अगर आपके सामने मैं इस तरह बना दूं फिर ऐसे बना दूं तो आप कहेंगे ये त्रिभुज है, ये क्या है? ये चतुर्भुज है। तो ये डिफरेंस आप पता करके बता जाएं कि ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है। त्रिभुज क्यों है कि 1 2 3 भुजाएं हैं। ये चतुर्भुज क्यों है? 1 2 3 4 भुजाएं इसलिए चतुर्भुज है। ये 3 भुजाएं इसलिए ये त्रिभुज है। यानी वो वर्गीकृत कर सके, या टीवी देखे तो कहे कि ये चतुर्भुज जैसा है, त्रिभुज जैसा कोई चीज देखे तो कहे कि त्रिभुज है। तो ये वर्गीकृत कर सके। स्टार्टिंग में बच्चों को यही सिखाया जाता है, को समझ जाइए कि पहले स्टेज में क्या करता है, वो देखता है। विजुअलाइजेशन में क्या हुआ? देखता है, उसके बाद वर्णित करता है, वर्गीकृत करता है, बस इतना ही काम करता है। याद रखिएगा, देखता है, वर्णित करता है, वर्गीकृत करता है। वो पहचान लेता है कि ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये आयत है, लेकिन वो ये नहीं पहचान पाता है कि ये त्रिभुज है। मान लीजिए ऐसे बना दिया हमने, ये कौन सा त्रिभुज है, और ये हमने ऐसे बना दिया, ये कौन सा त्रिभुज है। दोनों को ये त्रिभुज ही पहचानता है, दोनों को क्या करता है? त्रिभुज ही पहचानता है। मतलब एक लेवल पर और लेवल 0 पर और स्तर 1 पे बस यही चीज
आया उनके पास क्या कि वो वर्गीकृत कर पाता है और साथ में क्या करता है, वर्णित कर पाता है, देख पाता है, जिससे उसके कारण नाम बता पाता है। लेकिन कभी भी डिफरेंसेस नहीं बता पाता है कि ये समकोण त्रिभुज है या कोई और त्रिभुज है। ठीक है, ये नहीं बता पाएगा। न्यूनकोण त्रिभुज है चाहे कोई और कोण का त्रिभुज है, ये नहीं बता पाता है। वो कभी डिफरेंस नहीं बता पाएगा कि ये वर्ग है, थोड़ा बढ़िया से बना लीजिएगा, ये वर्ग है और ये क्या है, समचतुर्भुज है। ये कभी भी डिफरेंस वो नहीं बता पाएगा। नहीं बता पाएगा, क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उन्होंने अगले स्टेज पे डाला इसे। ये प्री क्लास समझ सकते हैं, यानी स्टार्टिंग में बच्चा जो होता है ना, सबसे स्टार्टिंग में, उस समय का है विजुअलाइजेशन। क्लियर हो गया बाबू? लिखना है तो लिख लीजिए। इसमें बच्चा क्या पढ़ता है, देख पाता है, वर्गीकृत कर पाता है, वर्णित कर पाता है। इसमें क्या नहीं कर पाता है बच्चा? तो इसमें डिफरेंसेस नहीं कर पाता है कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज, यानी दोनों में अंतर नहीं कर पाते, दोनों का नाम भी वो बता नहीं पाता है। केवल ये बताता है ये त्रिभुज है, ये आपका चतुर्भुज है, ये आयत है। ठीक है, चलिए स्तर 2 की बात करते हैं आप। विश्लेषण, अंग्रेजी में एनालिसिस, और इसका लेवल कितना है बाबू? 1। इसे समझते हैं। पहले में आपने समझ लिया विजुअलाइजेशन क्या होता है, वो देखता है, वर्णित करता है, वर्गीकृत करता है कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज कोई भी हो, इस स्टाइल का बना हो या इस स्टाइल का बना हो, किसी भी स्टाइल का हो, सबको कहता है कि ये त्रिभुज ही है, यानी कोई अंतर उसको नहीं पता है। बस चतुर्भुज में बस जानता है कि यही चतुर्भुज है, वो समचतुर्भुज है कि कौन सा चतुर्भुज है कि वर्ग है, वो डिफरेंस नहीं कर पाता है, सबको एक ही समझता है। ठीक है, तो ये चीज किस स्टेज में होता है? ये होता है विजुअलाइजेशन पे, लेवल 0 और स्तर 1। लेकिन इसके बाद एनालिसिस किया और उसके आधार पे, उसके गुण के आधार पे उसका नाम जान गया। दूसरे वाले में क्या हुआ, एनालिसिस किया और उसके गुण के आधार पे नाम जान गया, यानी वो इस स्टेज में क्या कर सकता है, तो इस स्टेज में वर्ग तथा समचतुर्भुज में नाम बता सकता है कि दोनों में क्या नाम है, दोनों का क्या नाम है, यानी गुणों के आधार पे वर्णित कर सकता है, अर्थात नाम बता सकता है। जैसे मैं अगर इस तरह का मैं वर्ग बना के दूं और इस तरह मैं डिजाइन से ये बना के दूं, तो ये बता देगा कि ये जो है ये बढ़िया तरीके से अगर बना हुआ है तो ये वर्ग है और ये क्या है, आपका समचतुर्भुज है। दोनों का नाम बता सकता है, गुणों के आधार पे ये वर्णित कर सकता है तथा दोनों का नाम बता देता है कि ये वर्ग है, ये समचतुर्भुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये जो भी त्रिभुज है वो नाम वगैरह सारा चीज बता देगा। यानी पहले वाले में क्या हुआ कि वो सबका अलग अलग नहीं बांट सकता। दूसरे स्टेज में उन्होंने क्या कहा कि चलो बेटा थोड़ा सा सीख लो, इसमें क्या होगा कि नाम तुम बता दिए कि ये वर्ग है, ये समचतुर्भुज है। ठीक है, लेकिन वर्ग तथा समचतुर्भुज में क्या संबंध है या क्या समानता है ये नहीं बता सकता कि इन दोनों में क्या समानता है या क्या संबंध है, ये इस स्तर पे नहीं बता सकता। केवल नाम याद करा दिया, मतलब एक तरह से नाम बता दिया कि ये वर्ग है, ये समचतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, लेकिन इसमें क्या संबंध है, क्या समानता है, ये नहीं बता सकता। इन दोनों में क्या समानता है, क्या संबंध है, दोनों में ये नहीं बता सकता। ये अगले स्टेज में बताएगा, यानी 3 नंबर में। ये क्या है आपका अनौपचारिक निगमन है, लेवल 2 है। अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल, लेवल 2 में वो इसमें बता सकता है, वो इसे परिभाषित कर लेता है और पूर्ण तरीके से उसे बता सकता है कि क्या समानता है, क्या असमानता है, यानी ये समानता है, ये असमानता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि ये एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग ही समझिए इसको, ये एक वर्ग है और ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब इसमें ये बता सकता है कि इसका जो होता है ना, ये कर्ण जो होता है वो विकर्ण जो इसका वो समान होता है, इसका विकर्ण समान नहीं होता। इसका विकर्ण क्या होता है, समान नहीं होता, यानी समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है समान नहीं होता है और जो वर्ग का विकर्ण होता है ये समान होता है। दोनों में ये समानता या संबंध बता सकता है, चाहे समानता या संबंध बता सकता है। ये बता सकता है कि ये 90 डिग्री का होता है, जो भी कोण है ना इसका मान 90 डिग्री का होता है, ये स्पष्ट रूप से वो बता सकता है। ये भी बता सकता है इसका फॉर्मूला जो होता है ना, इसका क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, इसका भुजा स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल इसका क्या होता है 1/2 d1 गुणे d2, इसका भी बता सकता है, ये होता है। लेकिन ये सिद्ध नहीं कर सकता ये कैसे हो सकता है,
ये क्या कर सकता है, सिद्ध नहीं कर सकता। तीसरे स्तर पे ये क्या करता है, एक शब्द याद रखिएगा, सिद्ध करना, वो इसमें सिद्ध नहीं कर सकता। अब तीसरे स्टेज के बाद चौथे स्टेज पे पहुंचेगा तो वो इसे सिद्ध कर सकता है। क्या कर सकता है, इसे सिद्ध कर सकता है। वो इसे क्या करेगा, प्रूफ करके दिखा सकता है कि 1/2 d1 गुणे d2 कैसे हुआ। यहां पे मान रखेगा एक त्रिभुज का, उसके बाद आराम से प्रूफ करके बता देगा। यानी वो इस फॉर्मूले को प्रूफ करके सिद्ध करके बता सकता है। याद रखिएगा, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहले में उसने क्या किया, जैसे मैं त्रिभुज का एग्जांपल हमने लिया था, वो अंतर नहीं कर पा रहा था कि त्रिभुज का कौन सा त्रिभुज कौन सा नाम है, ठीक है। दूसरे में क्या किया, विश्लेषण पे उसने गुणों के आधार पे विश्लेषित करके सबका अलग अलग नाम बता रहा था। तीसरे स्टेज पे क्या किया, यानी अनौपचारिक निगमन पे, तो यहाँ पे उसने बता दिया कि इसका ये फॉर्मूला होता है, ये इसका संबंध है, ये समानता है, ये असमानता है, अर्थपूर्ण तरीके से आराम से बता दिया। लेकिन प्रूफ नहीं कर पा रहा था। को प्रूफ करने वाला जो प्रश्न आएगा वो किस में आएगा, तो वो आएगा आपका 4 नंबर में। यानी कोई भी किसी सिद्धांत को प्रूफ वगैरह करता है तो किस में आ जाएगा, औपचारिक निगमन में। अब लास्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, जो होता है दृढ़ता। दृढ़ता में क्या होता है, दृढ़ता इसका लास्ट है, यानी अंतिम है। इसमें अमूर्त तरीके से, दृढ़ता हो गया अमूर्त तरीके से सोच सकता है, तर्कपूर्ण ढंग से सोच सकता है, सिद्ध कर सकता है, छिपी हुई अवधारणा को समझ सकता है, अमूर्त रूप से मूर्त विचार को समझ लेता है, मूर्त रूप से मूर्त विचार को ये समझ लेता है। तो ये किस स्टेज में होगा आपका, को ये हो जाएगा दृढ़ता में, लेवल 4 में। इसका प्रयोग उतना नहीं होता, लेकिन याद रखिएगा कि छिपी अवधारणा को समझ लेना, अमूर्त रूप से मूर्त विचार को समझ लेना, तो ये सारे जब ऑप्शन आएंगे तो वो किस में हो जाएगा, दृढ़ता में हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से वेनिले थ्योरी भी आज का आपका क्लियर हो गया। इसके साथ ही एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूं, और इसमें रहेगा आपका 4 नंबर में औपचारिक निगमन में अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, प्रमेय अप्रमेय में भी संबंध ये बना सकते हैं। प्रमेय अप्रमेय जानते हैं ना, उसमें भी ये संबंध बता सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, परिभाषाएं बता सकते हैं। ये 4 नंबर में नोट कर लीजिएगा। और 5 नंबर में अगर नोट करना है, यानी स्तर 5 और लेवल 4, कुछ छिपी अवधारणा, अमूर्त से मूर्त के विचार को समझ लेते हैं, ये सारे ऑप्शन इसमें डाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। त्रिविम क्या होता है, एक बहुत पहले शब्द इस्तेमाल होता था 3D और 2D, अब आज तक भी पढ़ते होंगे 2D 3D क्या होता है। देखिए एक में होता है ना लंबाई गुणे चौड़ाई, जहां होता है ना लंबाई गुणे चौड़ाई, ये जो होता है ना, जैसे आयत में हो गया, वर्ग में हो गया आपका, ये इसमें क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई से हम क्षेत्रफल वगैरह निकाल लेते हैं। लेकिन जब 3D में जाते हैं ना, एक और शब्द लग जाता है, इसमें होता है ना लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लग जाता है। यानी 3 तरीके से इसे देखते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। उसे क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। आजकल 3D का भी चक्कर चला है, प्रिंटर वगैरह बन रहे हैं 3D, जिसे हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब। ऐसे को प्रिंटिंग हो रहा था तो सारे चीज़ क्या प्रिंट होके नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब 3D हो जाएगा तो उभरा उभरा सा दिखेगा। 3D आपके सामने प्रिंट होके भी कुछ कुछ चीज़ें आती होंगी जिसे आप लोग छू के भी महसूस कर सकते हैं, यानी ऊंचाई भी लग जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर नॉर्मली रूप से देखें तो आप घनाप कह सकते हैं, घन कह सकते हैं, ये सब क्या है 3D है। तो इसी का देखना है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविमीय समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है, कौन सा ऐसा है जिसे अधिक उपयुक्त है। अब इसमें ऑप्शन है आपके सामने, संख्या रेखा पर, संख्याओं को नीचे से पढ़ते हैं, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। अगर संख्या है, संख्या मान लीजिए 1 2 3 है, हमने एक वीडियो संख्या रेखा पे बताया कि कैसे लगाते हैं, एक संख्या रेखा होती है, इसी पे उसको दर्शाने का। ये 3D कैसे हो सकता है, क्या ऊंचाई इसमें कुछ आ रहा है, इसी पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा कि ये भी 2D है, कोई मतलब ही नहीं है त्रिविम से। चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना है, ये तो सबसे खराब सा ऑप्शन है, ये काटा ही मैंने। अब उदय होने के समय लिखना है, इतना बज के इतना मिनट पे उदय हुआ, चाहे जो भी हुआ, तो इससे क्या फायदा हमको, कोई बात नहीं है, हटा दिया हमने। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आएगा तभी तो 3D होगा, मेरे को यही समझ में आता है। मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, यहाँ पे भी हमको कुछ नहीं लग रहा, मानचित्र है,
मानचित्र भी आपका पट रहता है। 3D मानचित्र होगा कोई दूसरा बहुत होता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली मानचित्र इन्होंने लिखा है। शहरों का स्थान निर्धारण करें, यहाँ ये शहर है, यहाँ ये शहर है, तो उससे हमको क्या फायदा है, कोई बात नहीं, 3D नहीं। चलिए बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, और बोतल है, मान लीजिए एक बोतल हमने लिया, ठीक है। अब इसके ऊपरी, बोतल के ऊपरी दृश्य को, जो भी ऊपर का ये दृश्य है, इसे क्या करना, चित्रित करना। तो चित्रित करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये 3D में हो सकता है, यानी त्रिविम, यानी 3 तरह का विम यहाँ पे हम दर्शा सकते हैं। ये एक बोतल आपका बेलनाकार हो सकता है, जो 3D के अनुसार आता है। शंकुकार हो तो मेरे ख्याल से शंकुकार नहीं होना चाहिए, जो भी हो, जैसा भी बोतल है, तो उसको देख के ये लोग कर सकते हैं। इसका मतलब 3D का कंसेप्ट वहां आ रहा है, तो इसलिए त्रिविम विकसित करने सबसे अधिक उपयुक्त है। तो सबसे अधिक उपयुक्त हो जाएगा आपका बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। 50 का 1 क्वेश्चन समझिए, उत्तर दीजिए। इसके बाद अगला है, यह है 51 नंबर क्वेश्चन। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है, ये टिक करना है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। उत्कृष्ट प्रदर्शन में, गणित में अच्छा प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। जनरल रूप से जो भी एबिलिटी है सबके अंदर होती है गणित में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, इसलिए सब बच्चे डर जाते हैं गणित से। क्या, यही ऑप्शन आपका गलत है। अधिगम के संबंध में कौन सा सही नहीं है, वो गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। नॉर्मल रूप से उन्हें गणित सारा चीज समझ में आ जाता है, सबसे अच्छे तरीके से गणित वो पढ़ पाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है कि गणित के पीछे इतने सारे नियम कानून लगाना नहीं पड़ता, इसलिए यही ऑप्शन गलत है। इसमें एक और ऑप्शन पे आपको शक लग रहा होगा, सामाजिक आर्थिक के कारण। लेकिन विद्यार्थी के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पे असर होता है। देखिए ये असर हो सकता है, ये भी ऑप्शन गलत हो सकता था, लेकिन ये बखूबी अच्छे तरीके से, ये आप जानते हैं गणित से सारे बच्चे डरते हैं, इसलिए इसे उन्होंने करेक्ट किया। तो 51 का देखा जाए तो 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी सब ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। अब थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, तेजी से क्लोज करना है। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। देखिए शाब्दिक समस्या के बारे में हम पढ़ेंगे, शाब्दिक प्रश्न के बारे में ही पढ़ेंगे। ये एक तरह का शाब्दिक प्रश्न है। क्या होते हैं शाब्दिक प्रश्न, से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आए हैं, तो उसे हम समझेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस तरह का शाब्दिक प्रश्न है ये। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास 2 अधिक है। मेरे पास 6 है, मनीष के पास 2 अधिक है, यानी उसके पास कितना है, 8 है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है, मनीष के पास कितनी पेंसिल है, तो हम कैसे कहें कि उसके पास 8 प्रश्न है। हमने जोड़ा, कुछ तुलना करके जोड़ा, यानी मेरे पास 6 है, अब 6 है, उसके पास मेरे से 2 अधिक है, यानी दोनों में क्या तुलना हो रहा है। तुलना करके हमने क्या किया, घटाया कि जोड़ा, जोड़ा, तुलनात्मक जमा। कुछ करना ही नहीं है, बस देखना है, उत्तर देना है। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास 2 अधिक है। अधिक है मतलब तुलना तो हमने किया कि मेरे उसमें, दोनों में, मेरे में और मनीष में तुलना हो रहा है, और उसके पास 2 अधिक है, कि ये 2 अधिक क्या है, तुलना करके जमा हो रहा है, यानी उसके पास अधिक है, यानी जुड़ रहा है। यानी 6 में हमने 2 जोड़ा। हमने सिखाया क्या, 6 + 2 = 8 सिखाया, यानी हमने तुलनात्मक जमा सिखाया उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 53 नंबर। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें टिक करना है कौन सा इसमें सही नहीं है, यानी इसमें गलत हमको ढूंढना है। लेकिन हिंदू अरबी गणना प्रणाली से पहले हम लोग रोमन अंकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूरोप में 12वीं शताब्दी तक रोमन अंकों का प्रयोग होता था। रोमन अंकों में केवल 7 अंक होते थे, यानी इसे देखा जाए तो इसके आधार कितने थे, 7 थे। कौन कौन से, ये भी जान लीजिए आप। तो एक होता है आई जैसा लिखा जाता था, जिसे 1 कहते थे। एक 5 होता था, भी जैसा लिखा जाता था, 5। एक होता था x, जिसे हम 10 के नाम से जानते थे। एक होता था l, जिसे हम कितना नाम से जानते थे, 50। इसके बाद होता था आपका c होता था, जिसे 100 के संख्या के नाम से जानते थे। इसके बाद होता था d, जिसे कितने अंकों के संख्या के नाम से जानते थे, 500। इसके बाद एक और होता था m होता था आपका 1000। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही आधार होते थे। इसी से पूरी संख्याएं इनकी बनती थी। इसके बाद आपका आया हिंदू अरबी प्रणाली। इसके आधार कितने हैं, तो इसके 10 आधार हैं। कितने आधार है इसके, बाबू को इसके 10 आधार है। कौन कौन से आधार हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आधार हो गए, 0 को लेके 10, ये टोटल 9 हो गए, एक 0 हो गया 10, यानी टोटल इसके आधार कितने हैं, 10 आधार है। तो
यही 10 आधार हैं, तो इसमें अगर पढ़िएगा कि सब ठीक है, लेकिन एक इनमें 2 आधारी प्रणाली का पालन किया जाता है, कि इसमें 2 आधारी प्रणाली का पालन नहीं किया जाता है। अब ये भी प्रश्न बनता है कि 2 आधारी प्रणाली का पालन किसमें किया जाता है, तो ये बाइनरी सिस्टम में किया जाता है, जो मशीनी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 आधारी कौन कौन से हैं उसमें, तो बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 इन्हीं दोनों का प्रयोग किया जाता है। 22 लिखना हो, 23 लिखना है, 24 लिखना है, 0 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर में। इसे 2 आधारी के नाम से भी जानते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन सीटेट में आया है कि 2 आधारी के बारे में जान लीजिएगा, नहीं तो इसमें प्रीवियस ईयर में हम जब सॉल्व करेंगे तो उसमें से एक ना एक कोई क्वेश्चन हम जरूर रखेंगे आगे चल के, तो वो हम आपको बखूबी बता देंगे, जिससे बाइनरी सिस्टम भी आपको आ जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो इसमें 2 आधारी प्रणाली का पालन नहीं किया जाता है, ये बाइनरी सिस्टम में 2 आधारी का प्रणाली का पालन किया जाता है। इसमें कौन सा नहीं होगा, 3 नंबर नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं 54 नंबर। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्ययन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए, यानी ज्यामिति अध्ययन के लिए कौन सा प्रक्रिया अच्छा है उसके बारे में पहचानना है हमको। 54 नंबर क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखा जाए तो आपका है पहला, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित शब्द लग गया, पहचान तक लग गया, निगेटिव सेंस में आ गया, हटा दिया हमने, केवल वही चीज थोड़ी ही है आपका। दूसरा है, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों का स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए, यानी उसे रटवा दीजिए परिभाषा को। 2 नंबर को भी हमने हटा दिया। 3 नंबर को छोड़ देते हैं, थोड़ा अवसर शब्द लगा हुआ है इसलिए छोड़ रहे हैं, बाकी देख लेते हैं। 4 नंबर, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब यहाँ नहीं सेंस लग गया कि थोड़ा निगेटिव लग गया, बच गया, इसमें अवसर देखा हमने, टिक किया। पढ़ लीजिए, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाना चाहिए, यानी उसको अच्छे मात्रा में अवसर देना चाहिए ताकि वो अपनी बातों को रख सके। इस तरह का बात कर रहा है कि वे दिक स्थान की अंतरदर्शी समझ को विकसित कर सके। जी हाँ, ये अच्छा ऑप्शन है, 3 नंबर के साथ जाएंगे, ऑप्शन निश्चित ही सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तकन्ना का सूचक है। तकन्ना यानी से रीजनिंग अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कौन सा है इसमें जिसे तर्क रूपी से किया जा सके, वही तकन्ना होगा ना, तर्क संगत। इसमें देखा जाए 2 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगत देने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, गणितीय तकन्ना कहते हैं। 2 नंबर सही हो गए। अब बाकी सब देख लेते हैं। संकल्पना को परिभाषा देने, एक तरह से परिभाषा याद करने की बात कर रहा है। तर्क क्या करेंगे उसमें, तकन्ना क्या कर सकते हैं, रीजनिंग उसमें क्या कर सकते हैं, तो ये हट गया। निपुणता क्षमता की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा। प्रस्तुतियों को सूत्रों को स्मरण करने याद करने की बात कर रहा है, तीनों में निगेटिव सेंस लगा हुआ, हट गया। जो बच गया वो मेरा आंसर हो जाएगा। 55 का आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। नंबर 56, इस तरह के जो प्रश्न है ना बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान तरीके से इसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। जैसे में कहीं आप सुपर बाजार में गए हैं जहां बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं, सबके दाम उसी तरीके से लिखे गए हैं। जैसे अगर आप 1 केजी टमाटर लेते हैं तो 40 रुपये का पड़ता है, आलू 2 केजी लेते हैं तो 25 रुपये का पड़ेगा, गाजर 250 ग्राम लेंगे तो 20 रुपये का पड़ेगा, लौकी 1 केजी लेंगे तो 10 रुपये का पड़ेगा, मिर्च 100 ग्राम लेंगे तो 10 रुपये का पड़ेगा, और नींबू 4 नग यानी 4 नींबू लेते हैं तो कितने रुपये का पड़ेगा, ये 10 रुपये का पड़ेगा। इसी को बनाना है। और देखा जाए तो किसी व्यक्ति, जैसे मैं संजय ने खरीदा, सपोज कीजिए कि संजय आप ही हैं और आपने इतना सारा सामान खरीदा। जैसे में आधा केजी टमाटर आपने खरीदा 1/2 यानी आधा केजी, 1 केजी आलू खरीदा आपने 1/2 यानी आधा केजी आपने गाजर खरीदा, 250 ग्राम मिर्च खरीदा आपने, और 6 नींबू खरीदे, 6 नींबू खरीदा आपने। उसके बाद आपने जो पैसा जहां दिया जाता है वहां पे आपने 200 रुपये जमा किया। अब आपको बताना है कि कितने रुपये आपको वापस मिले, ये बताना है। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको आना चाहिए, ये मैथ आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी आना चाहिए, और ये पूछा भी जाना चाहिए सीटेट में, क्योंकि ये है आपके सीटेट का जब मैथ का पेपर मतलब बुक देखेंगे, एनसीईआरटी बुक, तो उसमें है। तो देखा जाए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने ये है। एक तो जो अलग तरीके से ऑप्शन दिखते हैं, जैसे मैं आपको बनाने का समय नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक अलग तरीके से आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, तो उसे हम अलग तरीके से, जैसे मैं ऑप्शन आपके सामने ये 112.85 ये अलग तरीके से दिख रहा है, तो सीटेट 1-2 ऑप्शन ऐसा भी देता है जो अलग हो, तो उसको हम डायरेक्ट देख के हटा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 87.50 और यहाँ 86.50, ये दोनों एक दूसरे के समीप है, कोई इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए।
और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 97.50। यहाँ 97 है तो ये 87 हो सकता है, 87 होगा, 97 तो होगा नहीं। तो मेरे ख्याल से ये बी नंबर ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये है तुक्का लगाने का तरीका, लेकिन तुक्का नहीं लगाना है हमें बनाना भी तो है, बनाना जानना चाहिए। इस तरह के सवाल आते हैं को निश्चित ही आप हल कर सकते हैं, लेकिन तुक्का अगर लगाया जाए तो 87.50 होगा, यानी 87.50 हो सकता है। अब चलिए बनाते हैं कौन सा आंसर होगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे को संजय ने खरीदा तो क्या खरीदा, को इन्होंने खरीदा है टमाटर। टमाटर कितना खरीदा है, को आधा केजी खरीदा है। को टमाटर कैसे रुपए किलो है बाबू, यहाँ पे को टमाटर है आपका 40 रुपये केजी। को आधा किलो का दाम कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट कहिएगा 20 रुपये। चलिए हम लिख देते हैं 20 रुपये, इसमें कुछ सोचना नहीं है। अगर मान लीजिए वैसे नहीं बना पाते हैं, मान लीजिए टमाटर जो है, यहां मैं बना देता हूं, टमाटर जो है वो है आपका मतलब 40 रुपये केजी है, तो हाफ केजी का निकालने के लिए 1/2 लिखा है ना, तो डायरेक्टली मैं 1/2 लिख देता हूं। अब इसको काटता हूं तो कितना आएगा, 20 दूनी 40 बराबर 20। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं को हाफ केजी समझ रहे हैं तो यहां 20 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब है आलू। आलू है कितना, 2 केजी का दाम है 25 रुपये, और इन्होंने 1 केजी आलू खरीदा है। यहां देखिए 1 केजी आलू भी खरीदा इन्होंने, 1 केजी आलू खरीदा है इन्होंने, और 2 केजी का दाम है 25 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा, 25 का आधा कितना होता है, नहीं तो यहां पे भी निकाल सकते हैं। तो यहां हम लिखते हैं आलू, और आलू लिखने के बाद हम ऐसे करेंगे, ये है आपका 25 रुपये केजी, और निकालना 25 रुपये प्रति 2 केजी है, तो 1 केजी के निकालने के 25/2 कर देंगे। 25 और ये 2 है ना, कि ये नीचे में 2 लिख दिए, और यहां पे हम कर देंगे 1 केजी का है तो 1 से गुणा कर देंगे। ये 25 है, नीचे में 2 लिख दिए, तो 25/2 हो गया, गुणे 1 करेंगे, ये 1 लिखा हुआ है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये 40 है तो 40 लिखा है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिए, और इस तरीके से काट के आप बना सकते हैं। ये दूसरा तरीका हुआ, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 25 का आधा करेंगे, भाग देंगे, तो जो आएगा वो हो जाएगा। जैसे भाग देना अगर आपको नहीं आता है तो तेजी से सीख लीजिए कैसे भाग देते हैं, वैसे तो आता ही होगा। 2 से 25 में भाग देंगे, 2 एकम 2, ये कट गया, यहां उतरा 5, और ये जाएगा 2 दूनी 4, 1 उतरेगा, दशमलव देंगे, फिर यहाँ 0 आएगा, ये 5 दूना 10 कटेगा, यानी 12.5। और दूसरा इन्होंने खरीदा आलू, ये हो गया 12.5। अब चलिए इन्होंने आगे खरीदा है गाजर आधा केजी। गाजर इन्होंने खरीदा है आधा केजी, ये है कितना का दाम, 250 ग्राम का दाम है। एक तो आप इसे बट्टे में करके लिख सकते हैं, नहीं 250 ग्राम है, 250 ग्राम में अगर 250 ग्राम और जोड़ दें, मान लीजिए 250 ग्राम है और इसमें 250 ग्राम और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 0 कम 0 5 5 10 की जरूरत में 1 2 2 4 1 5, यानी 500 ग्राम हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा आपका, आधा केजी हो जाएगा। तो यानी यहां से हम 2 गुणा कर दें, 20 दूनी 40 हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, केवल देखना और टिक करना है रहता है। ये 20 दूनी 40 ये बन गया। अब इन्होंने क्या खरीदा, गाजर के बाद इन्होंने लौकी नहीं खरीदा, लौकी को मैं काट देता हूं। इसके बाद इन्होंने मिर्च खरीदा, वो भी 250 ग्राम। मिर्च कितना खरीदा है, 250 ग्राम खरीदा है। तो 3 तरीके से इसे बना सकते हैं। जैसे 250 ग्राम है, 250 ग्राम फिर 100 ग्राम फिर 100 ग्राम करके फिर 50 ग्राम का जोड़ लीजिए, तो आपको 50 ग्राम का दाम पता होना चाहिए। तो 100 ग्राम का दाम अगर 10 रुपये है, तो अगर 50 ग्राम यानी इसका सीधे आधा हो जाएगा, 50 ग्राम का कितना हो जाएगा, 5 रुपये। कितना हो जाएगा, 5 रुपये। तो प्रैक्टिकल रूप में भी जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 250 ग्राम का, तो 10 10 20 10 10 20 और 5 25 रुपये हो जाएंगे। कैसे हमने किया देख लीजिए, 5 रुपये 50 ग्राम के, और 100 ग्राम के 10 रुपये, फिर 100 ग्राम के 10 रुपये को 200 ग्राम के कितने हो गए, 10 10 20 हो गया, और ये 5 25 25 हो गया। अब नींबू का दाम निकालना है, को 10 नींबू का 4 रुपया, को 6 नींबू का कितना होगा, तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए नींबू निकालना है, तो यहां दिख रहा है आपको, ये ऐसे लिख देते हैं हम नींबू। नींबू हमको निकालना है कि नींबू के लिए इन्होंने लिखा है 10 रुपया लेते हैं 4 नींबू का, 10 रुपये 4 नींबू का। और निकालना कितने का है, को 6 नींबू का, को गुणे 6 कर दिए। अब काटिए इसको, कट जाएगा, ये जितना आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा। मतलब ये सब जोड़ने के बाद 200 से घटाने के बाद तब आंसर आएगा। तो इसको घटाइए आप, कैसे कटेगा ये, 2 5 10 और 2 दूनी 4,
और 2 तिहाई 6 बराबर 5 तिहाई 15। 15 रुपये हुए नींबू के। देखिए कैसे काटे, 5 दूना 10, 2 दूनी 4, अब फिर 2 से 3 मरते होंगे, 5 तिहाई 15 रुपये, ये हो गए 15 रुपये। अब जोड़िए इसको, कितना आ रहा है, 0.5 है, यानी यहाँ 50 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 0.50। और इसको जोड़िए, 5 5 10, 5 5 10, यहाँ 0 है, 10 10 2 12, 12 का 2, 12 का कितना है 2, 5 5 10, 10 2 12, 12 का हाथ में आया, हम 12 का लिख दिए 2, हाथ में आया 1, 2 1 3, 2 1 3, और 3 4 5 6 7, 1 8 9 10, और ये हो गया आपका 11, एक हाथ में जो था। फिर से जोड़ लीजिए, 50 का हमने 50 लिख दिया, और ये जुटेगा कैसे वो हम ऐसे लगा देते हैं तरीका, ताकि गड़बड़ नहीं हो ऐसे। तो 2 रुपये, 2 2 10, 5 5 10, 10 2 12 का 2, हाथ में 1, 2 1 3, 2 1 3, 3 4 5 6 7 8 9, 1 10, एक हाथ में था 11, तो 112.50। देखिए इतना ही आ रहा है, 112.50, इसलिए दिया है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से सीटेट ने क्वेश्चन सेट किया। देखिए 112.50 आया, अरे जोड़ने के बाद 112.50 आ गया, इसी को टिक कर दीजिए। लेकिन इन्होंने लिखा है कितना, 200 रुपये इन्होंने काउंटर पे दिया, तो कितना आया 112.50 आया। फिर इसमें से हम घटाएंगे कितना, 200 जमा किया है, 200 में से ये घटा देंगे हम, 200 में से घटाएंगे। अब देखिए कितना आता है, 200 रुपये में से घटाएंगे, यानी लौटाना कितना है 200 रुपये का, अगर पैसा देते हैं 200 रुपये तो को ये 0 हो जाएगा। ठीक से देख लीजिए, 200 रुपये जमा किए इन्होंने, 200 रुपये ऊपर लिख दिया हमने। फिर आया कितना जोड़ने के बाद 112.50, 112.50 लिखा हमने, 0 कम 0, और ये 10 में से 5 गया 5, ये हो गया दशमलव हमने उतार दिया ये। और यहाँ 0 कैसे आया पूछ सकते हैं आप, तो 0 दशमलव के इधर हम जितना भी 0 चाहते हैं उतना 0 लगा सकते हैं, ये पहले से भी बताया पुराने वीडियो में, तो वही हमने लगाया। और यहाँ से हमने एक हार से लिया कि यहाँ आ गया आपका 10 में से 5 गया 5, यहाँ आएगा 9 में से 2 जाएगा आपका, कितना आएगा 9 में से 2 गया आपका 7 2 9 होता है। और यहाँ आपका बच गया 9 में से 1 गया 8, और ये 2 की जगह 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 हमने हर से लिया था, 1 से 1 क्या हो गया कट गया, 87.50 जो आया था वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। और शॉर्ट ट्रिक द्वारा भी हमने यही देखा था, इस तरीके से आप बना सकते हैं, थोड़ा लंबा मेथड है लेकिन आराम से आप समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 57। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, मैं जो संख्या हूं 2 अंकों की है। ऑप्शन देखेंगे 2 अंक का कौन कौन है, ये भी 2 अंक 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 है, हटाओ, इस ऑप्शन का कोई काम नहीं, काट दिया हमने। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो हम जानते हैं कि 2 होता है, इसी वीडियो में मतलब 2019 के सॉल्व में हमने बताया अभाज्य संख्या के बारे में भी। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, और आपका 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 5 अभाज्य संख्या है, और 7 अभाज्य संख्या है। यही 2 संख्या से कटेगी, 1 से कटेगा 2, नहीं तो 2 से कटेगा 3, 1 से कटेगा नहीं तो 3 से भाग लगेगा, तो यही 10 तक की अभाज्य संख्या यही है। तो 2 3 5 7 में से कोई एक होगा, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 13 खत्म, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका खत्म हो गया। अब देखिए 35 है, तो 35 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 57 भी हो सकता है, तो 2 नंबर का हमने काम कर दिया, इन्हीं में से कोई अंक होना चाहिए, वही अंक है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, यानी अंकों में जो होगा ना, जो भी अंक आएगा उसका जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 3 से भाग लगेगा या 4 से भाग लग जाएगा वो। तो यहाँ पे देखेंगे 7 5 12, 7 5 12 में देखा जाएगा 3 से भी 3 चौका 12 होता है, 4 से भी भाग लगेगा, 4 तिरका 12 होता है, तो ये 1 नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा जोड़ के देखते हैं, 3 2 5 का 5 में ना 3 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा ना 4 से, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 35 5 3 8, 8 में ना 3 से भाग लगेगा, 4 से भाग लगेगा, 4 दूनी 8, लेकिन दोनों से भाग लगना चाहिए, तो ये क्या हो गया, बाकी सब ऑप्शन गलत हो गए, ये मेरा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए अगला प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है।
एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई। रेलवे स्टेशन पे कभी कभी हम गाड़ी लेके जाते हैं, गाड़ी वहां लगा देते हैं, फिर जो काम करना होता है काम करके दोबारा आते हैं, यानी ट्रेन से कहीं गए वहां से दोबारा आते हैं तो फिर अपनी गाड़ी जो भी कार वगैरह है उसे लेके जाते हैं, इसके एवज में हम उन्हें कुछ पैसा देते हैं। उसी तरह कार पार्किंग हो, रेलवे स्टेशन पे कार पार्किंग की पार्किंग दर है निम्न तरह से चित्रित की गई है। 2 घंटे तक अगर आप गाड़ी लगाते हैं तो 50 रुपये देना होगा। 2 घंटे से 5 घंटे तक अगर लगाते हैं तो 75 रुपये आपको देना होगा। अगर 5 घंटे के ऊपर हो जाते हैं तो 5 घंटे के ऊपर होते हैं तो 8 घंटे तक, यानी 5, 6, 7 10 रुपये अतिरिक्त जोड़ा जाएगा, यानी 75 रुपये में 10 रुपये अतिरिक्त जोड़ा जाएगा जब वो रहता है 6ठा घंटा या 7वां घंटा रहता है तो, ठीक है। 8 घंटा तक, यानी 8 घंटा 7वां घंटा रहे या 8 घंटा तक रहता है तो आपको 10-10 रुपये जोड़ा जाएगा, ठीक है। 75 रुपये में 10-10 रुपये, मान लीजिए 8 घंटे तक रहता है तो 75 में 10-10, 20, 10, 30, 3 जोड़ा जाएगा, 30 रुपये जोड़ा जाएगा, क्योंकि 5 के बाद 6, 7, 8, 3 घंटा हुआ, 10-10 रुपये प्रति घंटा जोड़ा जाएगा। आगे है, अगर 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक रहता है तो 150 रुपये, यानी अगर वो 8 घंटे से ऊपर या 8 घंटे से ऊपर रहता है या और 12 घंटे तक रहता है, यानी वो 8 घंटे से ऊपर या 9 घंटा रहते हैं, 10 घंटा, 11 घंटा या 12 घंटा तक वो रहता है तो 150 रुपये उसे देने होंगे। 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक, अगर 12 घंटा तक आप अपना गाड़ी लगाते हैं, 12 घंटे से लेकर, यानी 12 घंटे के बाद अगर लगाते हैं, 12 घंटे से ऊपर लिखा गया है, यानी 12 घंटे के बाद अगर आप गाड़ी लगाते हैं और 24 घंटे तक लगाते हैं, यानी 12 के बाद 13वां घंटा हो गया, 14वां घंटा हो गया, 15वां घंटा होता है, ऐसे ही करते करते 24 घंटे तक लगाते हैं तो आपको देना होगा 250 रुपये। अब राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया, उसे उसी दिन ही लेने वह 4:30 PM तक आया, उसे कितने रुपये भुगतान करने होंगे? तो वो गया, आज ही के डेट में है, वो डेट हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 बजे सुबह में वो गाड़ी लगाता है और 4:30 बजे, कितना बजे? वो 4:30 PM में वो क्या करता है, गाड़ी वापस ले लेता है। तो देखिए कितना घंटा होता है, घंटे से भी बताया हमने। मान लीजिए 7 के बाद 12 बजता है, मान लीजिए यहाँ हमने 12 PM कर दिया, तो 7 के बाद 12 बजेगा, अगर 7 के बाद जोड़िए 8, 9, 10, 11, 12, यानी ये हो गए आपके कितने घंटे? 5 घंटे। और ये है, अब 12 के बाद 4:30 है तो डायरेक्ट 4:30 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका 30 मिनट का 30 मिनट और 5, 4, 9, यानी 9.5 घंटा वो गाड़ी रखता है वहां पे पार्किंग में, रेलवे स्टेशन पार्किंग में वो 9.5 घंटा वो रखता है। तो 9.5 घंटे का कितना होगा? 8 घंटे के ऊपर 12 घंटे तक, यानी 150 रुपये उसे अदा करना होंगे। कुछ देखना, मतलब आराम से समय निकाला हमने और इसको हमने सॉल्व कर दिया। बहुत ही आसान है, आराम से बना सकते हैं आप इसे। ये कितना हो गया आपका? 150 रुपये। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसान से सवाल है आपके। ये क्वेश्चन है आपका आरोही क्रम में। आरोही क्रम के बारे में इसी 2019 को सॉल्व कर रहे थे तो आपको हमने बताया था। देखिए यहाँ पे उसका उपयोग हो गया। एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम जो होता है उसमें क्या होता है, आरोही 3 अक्षर है, यानी छोटा पहले लिखते हैं। क्या करते हैं? छोटा पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं। अवरोही होता अवरोही, तो कितना अक्षर है? 1, 2, 3, 4 अक्षर है, बड़ा पहले लिखते थे। क्या करते थे? बड़ा पहले लिखते थे। लेकिन ये छोटा पहले लिखेंगे, आरोही है, तो छोटा लिखने के लिए हमको पता होना चाहिए इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या है। देखिए सबसे छोटी आपका, देखिए ये 7 रुपये, 7.07 रुपये, 7.70 रुपये, 7.707 रुपये, 7.007 रुपये और 0.77 है। 0.77 जो है ये सबसे छोटी है, क्योंकि 0 रुपया और 77 पैसा है, तो ये हो गया सबसे छोटी। इसके बाद कौन बड़ा है? तो इसके बाद बड़ा है आपका कौन सा? मिला लीजिए, सब 7 रुपये है, इसमें मिलाना 7 रुपये है। और ये इसके बाद ये है 7.007। क्यों है? क्योंकि अगर इसके बाद देखिए ये है, इसके बाद ये बड़ी, यहां कोई संख्या रहता ना कि ये बड़ी हो जाती है, लेकिन 2 जीरो के बाद 7 लगाया कि ये छोटी हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कौन संख्या छोटी है। तो ये मान लीजिए 7 दशमलव पहले ही लिख देते हैं, यहाँ सब 7 दशमलव है, इसलिए कि ये दोनों तो हम लिख दिए। अब बचा 3 ठो, तो ये है 7 रुपया 707 पैसा, ये है 7 रुपया 70 पैसा, 70 पैसा है ये 707 है, यानी ये मान लीजिए। फिर यहाँ इसको छोड़िए, हम अलग जगह लिख देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो।
यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है। एक है 7.07, एक है आपका 7.70, एक है आपका 7.00, ये तो लिख दिए हैं। 1 2 2 हो गया, 1 2, ये लिखे 7.707, 707 ऐसे कर दिए 707। चलिए इसको काट देते हैं हम, 7.707 ऐसे लिखे। अब देखिए यहाँ भी जीरो लगा सकते हैं, दशमलव के बाद हम लास्ट में जीरो लगा सकते हैं, यहाँ भी जीरो लगा दें। इसमें देखिए को इसमें कहीं पे भी आपका मतलब दो जगह आपका यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है और यहाँ 7 है, तो ये क्या हो गया, आपकी बड़ी संख्या होगी। अब इधर देखिए यहाँ 7 है और यहाँ जीरो है और ये क्या हो गया आपका जीरो है, तो इसमें देखिएगा तो इसमें संख्या है तो ये बड़ी हो गई। अब इसमें देखते हैं, यहाँ जीरो है, यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, तो देखा जाए तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई क्योंकि यहाँ पे जीरो है, तो ये हम लिख देंगे 7.07। ये हमने जीरो लगाया था, लास्ट में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है दशमलव का, तो यहाँ पे 07 हो गया। अब इसके बाद कौन सा संख्या आएगा, तो अब इसके बाद जाहिर सी बात है ये आएगा क्योंकि यहाँ 7 है और बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 707 है और यहाँ पे केवल 7 है, तो ये आएगा आपका संख्या 7.70। या एक और जीरो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन हट जाएगा, उससे कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। अब लास्ट वाला हो जाएगा यानी 7.707। एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा, बहुत ही आसान होते हैं ये सवाल। अब देखिए इसमें आंसर कौन सा क्या होगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पे होगी, पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये रहा तीसरा स्थान। तो 7.07 आपका 3 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अंतिम क्वेश्चन कौन सा है। ये एक 5 अंकों की संख्या में, एक 5 अंकों की संख्या देख लेंगे, सब 5 अंकों की है, चलिए सब 5 अंकों की है। दहाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान का अंक 8 है। दहाई कौन सा होता है, मान लीजिए 2 3 4 है, तो इसको कहते हैं इकाई, इसको कहते हैं दहाई, इसको कहते हैं हम लोग सैकड़ा। तो इसमें देखिए दूसरा यानी दहाई, दूसरे अंक पे कितना करे, दहाई के स्थान पर अंक 8 है। दहाई पे कहाँ 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है, दहाई पे हटा दीजिए, इसमें भी 8 नहीं है, ये भी हटा दीजिए। इकाई दहाई, दहाई पे क्या है 8 है, यहाँ पे है, तो इसको क्या करेंगे हम, ये हो सकता है नहीं, को ये हो सकता है, दोनों पे दहाई है। इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। 1/4 मतलब मान लीजिए ये 8 है तो इसका 1/4 है इकाई का अंक, यानी 2 हो, यहाँ पे 1/4, 1/4 हो गया। 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4, तो 4 दूनी 8, यानी इकाई पे कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, जब ये 2 ऑप्शन है ना, दोनों में 82 है, इसमें भी 82 है, को सॉल्व कीजिए भी नहीं इकाई का अंक। चलिए कर दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, 1/4 हो गया। 1000 के स्थान का अंक 0 है। अब देखिए तीसरा 1000 कौन सा होता है, 1000 यानी तीसरा, सैकड़ा का जो होता है इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा हो गया आपका इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा नहीं 1000 बोल रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हो गया। और ये आपका मान लीजिए यहाँ कोई अंक और डाल देते हैं, तो ये हो गया आपका 1000। इकाई हो गया ये, लिख भी देते हैं, इकाई हो गया ये, दहाई हो गया ये, सैकड़ा हो गया ये, और 1000 का अंक हो गया ये। तो 1000 इसमें कौन सा है, तो 1000 है आपका चौथा, 1 2 3 चौथा। तो चौथा देखिए 1 2, तीसरे पे 0 है और चौथे पे देखिए 0, 1 2 3 4, चौथे पे 0 है, यानी ये आपका आंसर होगा 60 का आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अब देख लीजिए कैसे बना था, 1000 के स्थान पे 0 का, 1000 के स्थान पे इसमें 0 है। आगे भी देख लेते क्या लिखा गया है, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना है, यानी 100वें, यानी तीसरा जो है वो क्या है आपका 100वें स्थान का जो है वो इकाई के स्थान का दुगुना है। दुगुना यानी 2 से गुणा हो जाएगा, तो इकाई पे 2 है तो 2 गुणे 2, ये हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे 4 दिया ही है। और 10,000वें स्थान इकाई के अंक का 3 गुना है, यानी लास्ट में कितना है, तो 3 गुना है, कि इकाई का 3 गुना 2 गुणे 3, यानी 3 दूनी 6, यहाँ पे इकाई पे 6 है, 6 0 4 8 2, यही तो आपका आंसर होगा। वैसे भी पहले भी पता चल गया था, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, केवल आप धीरे धीरे सॉल्व करना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित ही हल हो जाएंगे।
तो देखा जाए तो ये जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व हो गए 2019 के। और इतना आप देखते हैं कि 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले भी प्रीवियस ईयर के कुछ हमने सॉल्व किए हैं, वो सारे देख लीजिए, उससे ज़्यादा देखने की मैथ ज़रूरत नहीं है। तो आज इस वीडियो में इतना है। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसके बाद फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।